1947 के बाद से, खासतौर पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद किस प्रकार से भारत में जाति के शिकार लोगों ने राजनैतिक साधनों का अपने मुक्ति के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, उनको किस प्रकार से साधा, और इस सारी प्रक्रिया में मान्यवर कांशीराम साहब ने किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वाह किया। वास्तव में कांशीराम साहब इस राजनीति के महान ज्ञाता के रूप में, एक मैवरिक के रूप में उनको जाना जाता है। अगर एक व्यक्ति अपने त्याग से, अपने बलिदान से, अपने संघर्ष से, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से, अपनी रणनीति से इतिहास की दिशा मोड़ सकता है, तो वो पिछले 60-70 साल में अगर भारत में किसी ने ये कार्य किया तो वो माननीय कांशीराम साहब ने किया। कांशीराम साहब का जन्म 1934 को पंजाब में हुआ, ख्वासपुर गांव के अंदर हुआ, रोपड़ जिले के ख्वासपुर गांव के अंदर होता है। वहां पे हम जानते हैं कि क्योंकि ये एक पंजाब अलग तरह की पृष्ठभूमि का राज्य है और वहां पे खासतौर पर शेड्यूल कास्ट की संख्या काफी अच्छी खासी है, इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मानवर कांशीराम साहब के.आर. रामदासी के रूप में उस समय पे जाने जाते थे, तो ये पुणे में आते हैं, पुणे में एक साइंटिस्ट के रूप में काम स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर। वहीं से उनकी एक सामाजिक शिक्षा मैं कहता हूँ कि शुरू होती है और फिर 1964 में 1964 के अंदर अपनी सरकारी सेवा को छोड़कर भारत में सामाजिक आंदोलन, भारत में सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ये अपने आप में एक विलक्षण कार्य था, ये अपने आप में एक अद्भुत कार्य था कि आप 1964 मीन्स 30 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में आपने सरकारी सेवा को छोड़ दिया, क्लास 1 जॉब उस समय पे आपका था, उसको आपने छोड़ दिया और फिर सामाजिक परिवर्तन में, अपने सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हैं। 64 से लेके 84 तक सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के लिए आप बहुत महीन कार्य करते हैं, बहुत जमीनी स्तर का कार्य करते हैं, पूरे देश में घूम कर खासतौर पे ये पहचानने का प्रयास करते हैं कि अम्बेडकरिज्म या अम्बेडकरवाद किस प्रकार से भारत में सफल हो सकता है, इसको रिवाइव किस प्रकार से करना है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने उस समय पे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से तहस-नहस कर दिया था और तहस-नहस करने के प्रोसेस में थी और 71 तक आते-आते मान्यवर साहब इस बात को समझ जाते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी को शायद उस तरीके से रिवाइव करना संभव नहीं है, इसलिए अब एक नई शुरुआत करने की जरूरत पड़ेगी और फिर उसी प्रोसेस में समझने का प्रयास करते हैं कि जो पढ़ा लिखा तबका है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ओबीसी का जो पढ़ा लिखा तबका है, इनके पास थोड़ा ज्ञान भी है, इनके पास थोड़ा समय भी है, उनके पास थोड़ा टैलेंट भी है, इसलिए अगर ये अपने इन तीनों टीज का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो फिर एक ताकत पैदा की जा सकती है। क्योंकि उनका मानना था कि अगर समाज में अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो जरूरत बहुत जरूरी है, चाहत बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ ताकत भी जरूरी है। जरूरत, चाहत और ताकत तीनों मिलके ही परिवर्तन ला सकते हैं। नीड, डिजायर एंड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू चेंज। और फिर 1971 में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एम्प्लॉइज की एसोसिएशन बनाते हैं, फिर 73 में बैकवर्ड क्लासेस को उसके साथ जोड़कर एक पुणे में ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और कहते हैं कि अगर हम 5 साल में इस काम को सफल कर पाए तो फिर 5 साल बाद जो है फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जो कि 78 में 6 दिसंबर 78 को दिल्ली में बाम से बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन का निर्माण करते हैं। ये अपने आप में बिल्कुल अलग संगठन था। अभी तक भारत में इस तरह का कोई संगठन नहीं बना था जो कि कर्मचारियों का संगठन था, कर्मचारियों के द्वारा संगठन था, लेकिन कर्मचारियों के लिए नहीं था। इस संगठन का जो मोटो था वो था पे बैक टू सोसाइटी। जितने भी लोग रिजर्वेशन के द्वारा सरकारी सेवाओं में पहुंचे हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वहां पे वो व्यक्ति होने के नाते नहीं पहुंचे, बल्कि एक समाज का सदस्य होने के नाते पहुंचे, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पे पहुंचे हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज में जागृति फैलाने का काम करें, जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ समतामूलक
विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास करें, पूरे देश के अंदर फ्री कैडर का निर्माण होता है। 78 में वामसेफ टैलेंट बैंक के रूप में, ट्रेजरी के रूप में और टाइम बैंक के रूप में आगे बढ़ता है और देश के विभिन्न हिस्सों में कांशीराम साहब के संदेश को पहुंचाने का प्रयास करता है। ये संगठन वास्तव में एक चलता फिरता विश्वविद्यालय था, चलता फिरता विश्वविद्यालय था, जो कि बाबा साहब की एजुकेशन वाली कमांडमेंट को आगे लेकर जाता है, जो कि बुद्ध की बुद्धम शरणम गच्छामि वाली कमांडमेंट को आगे लेके जाता है और बताने का प्रयास करता है कि भारत का इतिहास क्या है, बताने का प्रयास करता है कि भारत की पहचान क्या है, बताने का प्रयास करता है कि भारत में पिछले 150-200 साल के अंदर किस प्रकार से सामाजिक क्रांति के लिए सैकड़ों नायक नायिकाओं ने अपने जीवन की आहुति दी है। एक जन जागृति का जागृति फैलाने का काम करता है, जो लोगों के दिलो दिमाग पे जो जाले पड़े हुए थे उन जालों को साफ करने का प्रयास करता है। और जब आपको ये पता चलता है कि आप भी सम्राट अशोक के वंशज हैं, जब आपको पता चलता है कि आप ज्योतिबा फूले के वंशज हैं, जब आपको पता चलता है कि आप सावित्रीबाई फूले के वंशज हैं जिन्होंने सबके लिए स्कूल की स्थापना की, तो फिर आपका मनोबल बढ़ता, आपकी ताकत बढ़ती है, आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। इस तरीके से देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंच कर माननीय कांशीराम साहब उन सामाजिक क्रांतिकारियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में काम किया था, जिन्होंने अपने अपने राज्यों में काम किया था। एक प्रकार से वैचारिक राष्ट्रीय बहुजन आंदोलन के निर्माण की प्रक्रिया वो अपने इस 20 साल के समय में करने का प्रयास करते हैं। 79 में फिर बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर का निर्माण करते हैं, जिसका कार्य है बुद्धिज्म को एक वैचारिक आंदोलन के रूप में आगे, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के रूप में आगे बढ़ाने का था। उसी समय पे 1981 के अंदर 14 अप्रैल 1981 में दलित संघर्ष और समाज समिति का निर्माण करते हैं, जो कि एक एजुकेशनल विंग के रूप में काम करती है। क्योंकि जब लोगों को चीजें समझ में आने लगती हैं, जब लोग इस चीज की संकल्प ले लेते हैं, ये उनका विजन क्लियर हो जाता है, सम्यक दृष्टि उनके अंदर डेवलप हो जाती है, तो फिर उनको व्यवहार भी करना, अब अन्याय अत्याचार का विरोध भी करना पड़ेगा, अब सच्चाई का समर्थन भी करना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है कि आपको एजुकेट भी करना पड़े। आपके माइंड में ही एजुकेशन नहीं होगा, सिर्फ आपको कई बार सड़कों पे भी एजुकेशन करना पड़ेगा। इसलिए एक एजुकेशनल विंग के रूप में DS4 का निर्माण 81 के अंदर किया जाता है। लेकिन ये वर्ग अब अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस कर रहा था, एक बड़े स्तर पे लोग इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए जो बात पढ़े लिखे तबके तक पहुंच रही थी, जो बात उनके नाते रिश्तेदारों तक पहुंच रही थी, परिवार तक पहुंच रही थी, माननीय कांशीराम साहब बाबा साहब के उस 18 मार्च 1956 के उस वक्तव्य को ध्यान रख करते हैं, जिसमें वो आगरा के अंदर कहते हैं कि मैं अपने गरीब साथियों के लिए, गांव के गरीब कमजोर साथियों के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाया। तो माननीय कांशीराम साहब कहते हैं कि ये जो विचार की आंधी है, ये जो विचार का प्रकाश है, ये गांव तक पहुंचना चाहिए, इसको आम व्यक्ति तक लेके जाना है। और आम व्यक्ति तक लेके जाने के लिए जरूरी है कि इसको सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक कन्फाइन ना किया जाए। इसलिए वो नेक्स्ट स्टेज डेवलप करते हैं और नेक्स्ट स्टेज में 1984 में बहुजन समाज पार्टी के नाम से देश के अंदर एक नई राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं। ये राजनीतिक दल अपने आप में बहुत विलक्षण, ये उन लोगों का समूह था जिनके पास अभी किसी प्रकार के कोई खास संसाधन नहीं थे, जिनके पास किसी प्रकार का कोई खास राजनीतिक अनुभव नहीं था। लेकिन आने वाले कुछ समय में ही, 10 साल के अंदर ही ये राजनीतिक दल खासतौर पर उत्तर भारत में पूरी तरीके से छा गया। मध्य प्रदेश हो, आपका हरियाणा हो, पंजाब हो, या फिर जम्मू कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश के अलावा अब बहुत मजबूती से अपनी बात को ये लोग रखते हैं और एक अच्छे वैचारिक, राजनीतिक वैचारिक आंदोलन की शुरुआत उत्तर भारत के अंदर होती है, जिसमें सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन आगे बढ़ता है। 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है और ये ऐतिहासिक समय था। उसके बाद 95 में 3 जून 1995 को मायावती जी पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं और ये इतिहास में दर्ज हो जाता है। ये इतिहास में दर्ज हो जाता है। इसके बाद फिर 97 में बनती हैं, उसके बाद फिर 2002 में मुख्यमंत्री बनती हैं। ये वो समय था जब पूरे भारत के अंदर बहुजन आंदोलन हिलोरे ले रहा था।
जबरदस्त तरीके से फैल रहा था। पूरे देश के अंदर चाहे वो पेरियार हैं, बिरसा मुंडा हैं, तिलका मांझी हैं, अयोधी दास हैं, भाग्य रेड्डी वर्मा हैं, हरिचंद ठाकुर हैं, गुरुचंद ठाकुर हैं, घासीदास साहब हैं, स्वामी नारायणा गुरु हैं, पेरियार साहब हैं, अय्यंकाली हैं। इस तरीके से देश के विभिन्न हिस्सों में वो सामाजिक क्रांतिकारी जो अपने अपने आंदोलन के बल पे जिन्होंने बहुजन समाज को जागृत करने का प्रयास किया था, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। जैसे 1997 का उत्तर प्रदेश की सरकार थी, वो सिर्फ इस बात पे रिजाइन कर दिया था उस बात ने कि पेरियार मेले को लगाने के लिए कुछ आपत्ति आ रही थी। लेकिन वो माने नहीं कि हमें पेरियार मेला लगाना, कानपुर में पेरियार मेला लगा और उसके बाद सरकार ने रिजाइन कर दिया क्योंकि ये बात सपोर्टिंग पार्टी को पसंद नहीं आ रही थी। सो इस तरीके से देखते हैं कि पूरे देश के अंदर एक मजबूत वैचारिक आंदोलन चलता है। कांशीराम साहब वास्तव में जो बहुजन की अवधारणा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटीज जो हैं, उस अवधारणा को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि जो भी जाति के आधार पे शिकार लोग हैं, जाति के शिकार लोग हैं, उनका एक सामूहिक मंच बनना चाहिए। उनका एक कलेक्टिव फ्रंट बनना चाहिए, कॉमन फ्रंट बनना चाहिए और ब्राह्मणिज्म को डिफीट करने के लिए, जातिवाद को डिफीट करने के लिए जरूरी है कि ये लोग सब इकट्ठे हो जाएं। और देखते हैं कि जो समाज, वो खुद कहते हैं कि जो 6500 जातियों में विखंडित समाज था, उसकी हजारों जातियां इकट्ठा होने लगती हैं, साथ आने लगती हैं। ये एक बड़ी चीज थी भारत में। अभी तक क्या हो रहा था कि जितने भी जातिवाद के खिलाफ आंदोलन हुए थे, वो कहीं ना कहीं पे एक जाति के आंदोलन थे, लेकिन यहाँ पे लगभग 7000 जातियों को इकट्ठा लाने का प्रयास किया गया और वो भी उन लोगों के नेतृत्व के साथ जिन लोगों को समाज में सबसे ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी, जिनको समाज में जाति के आधार पर सबसे ज्यादा शिकार बनाया गया था। ये एक नया काम था, ये एक ऐसा कार्य था जिसने सोते हुए समाज को राजनीति के केंद्र बिंदु पर लाके स्थापित कर दिया। भारत की राजनीति हो या खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, उत्तर भारत की राजनीति हो, वहां पे बहुजन समाज विचारधारा के, बहुजन समाज के निर्माण की विचारधारा, बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक भूमिका के बिना आज उत्तर भारत की राजनीति की परिकल्पना बहुत मुश्किल है। ये मानव कांशीराम साहब का योगदान भारत की राजनीति के लिए रहा, क्योंकि जो लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र है, जो कि खोखला लोकतंत्र है, उसको कहीं ना कहीं वो सामाजिक वैधता प्रदान करते हैं। जब समाज का सबसे दबा कुचला व्यक्ति भी अपनी बात को कहने में सक्षम है, अपनी बात को संसद और विधानसभा तक पहुंचा सकता है, अपने विचार को वहां तक कह सकता है, तो इसका मतलब ये है कि अब सामाजिक वैधता मिल रही है। बाबा साहब ने जो बात 1949 को कही थी कि भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होना चाहिए, उस बात को फलीभूत करते हुए कहीं ना कहीं मानव कांशीराम साहब भारत के सामाजिक लोकतंत्र के निर्माण की प्रक्रिया में और अंततः देश राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो विश्वास यहाँ के जाति के शिकार लोगों के द्वारा भारतीय संविधान में, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आज दिखाई दे रहा है, उसकी बुनियाद में मानव कांशीराम साहब